पास यहाँ बैठे बैठे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, दूसरे कोने से आपके पास क्लाइंट आएंगे। देखो मेरठ वाले हैं, सबसे बड़ी बात है, कोई भी सहन कर सकता होगा। हमारे बस की सहन नहीं है। मेरठ पूरे हफ्ते तो वो करेंगे वर्कआउट, कहते हैं यार संडे को तो हम पार्टी करेंगे, अल्कोहल पियेंगे। अगर किसी ने कहा ना ये मशीन खराब है, तो देखो खराब है तो उसको हटाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके जिम में ला रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाने वाला हूं जिनकी जर्नी बहुत एडवांस है। वो एक जिम ओनर भी हैं, एक जिम ट्रेनर बहुत लंबे समय से रहे हैं। सारी तकलीफों को झेला है उन्होंने। जिम चलाते कैसे हैं, जिम मैनेजमेंट के बारे में, जिम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, ट्रेनर से लेके एक जिम ओनर तक की जर्नी, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, एक जिम को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है, सारी बातें हम करेंगे इनसे। और आपको इस वीडियो में इतनी नॉलेज मिलने वाली है, अगर आप एक जिम गोअर हो या जिम ट्रेनर हो या जिम ओन करने की सोच रहे हो, सारे सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने गेस्ट की, मिस्टर संचित गुप्ता। सो वेलकम भैया। आप पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए, शुरू से किस साल से आपने स्टार्ट करा और कैसे कैसे आप क्रैक करते गए चीजों को। मैं पहले तो सबसे वाली बात अभी आपने बोला था यहाँ पर कि हम बात करेंगे बिल्कुल जिम के अंदर करने में कब हमें बेनिफिट आ सकता है। राइट। पर मैं एक चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, जिम वालों को अगर वो जिम करना है तो उन्हें कब बेनिफिट आ सकता है, पर जो लोग जिम के मेंबर हैं उन्हें कौन सा जिम ज्वाइन करने में फायदा आ सकता है और कौन सा जिम ज्वाइन ना करने में। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि जिम से प्रॉफिट कैसे हो। किसी भी चीज को, काम को, मेरा मानना यह है कि आगे बढ़ने के लिए जब तक हम उसके अंदर प्रोफेशनल नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर हमारे एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक हम उस चीज की नॉलेज नहीं होगी, तो हम उस चीज में फायदा नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा, अगर अब बात करते हैं हम कि कोई हॉस्पिटल है, आपने हॉस्पिटल खोला जी, बट आप डॉक्टर नहीं हो। हाँ बिल्कुल, है ना, आप एक बिजनेसमैन, आप एक सिर्फ कंपाउंडर। ये मान लो कि आपने डॉक्टर के पास कहीं आपने बस सीखा है और उस बेस पे आप आ गए, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो उसके अंदर दो बात है। एक तो आपके पास पेशेंट नहीं आएंगे, क्यों? कि आपको नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल। जो भी आएगा आप उसका सही से उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे, उनको देख ही नहीं पाओगे, उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। दूसरा, उनको भी नुकसान है जो पेशेंट आपके पास आएंगे किसी चीज की वजह से, कि मुझे ये भाई, जब आपको पता ही नहीं है और आप उनको कोई मेडिसिन बताओगे तो उससे बेनिफिट नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे ही जिम वालों के लिए, अगर आपको जिम में बेनिफिट चाहिए तो एक तो आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए 100%। मेरा मानना यह है कि जिम कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 साल वर्कआउट करा और थोड़ी सी उसका जेनेटिक अच्छा है, उसकी मसल बढ़ गई तो उसने जिम खोल लिया। इससे दोनों को नुकसान है। वहाँ जो लोग मेंबर जा रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के कोच को कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। हाँ, वो क्या करते हैं, बहुत कम एक्सपीरियंस होता है और वो ट्रेनर बन जाते हैं। वो सिर्फ कोई नॉलेज नहीं लेते, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होती। वो हो क्या रहा है कि सिर्फ देखा यूट्यूब पे, किसी भी फेमस इन्फ्लुएंसर को देख लिया, वहां से 2 बात उसकी कैच कर ली, उनको ये नहीं पता होता कि उसने किस बॉडी पे वो बात बताई है। बस वही सब पे रट के अपने जिम पे करना शुरू कर दिया। उन्हें ये नॉलेज नहीं है क्या कार्ब, क्या फैट। अगर आप उनसे एक सवाल पूछना, टिपिकल सवाल, तो वो उसमें घूम जाते हैं। पर लोगों को भी क्या हो चुका, पर जिम अच्छा दिख रहा है, फोटो अच्छी आ गई, जा रहे हैं। पर मेरा मानना ये है, तो अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको जिम का बेनिफिट भी तो होना चाहिए 100%। अगर रिजल्ट दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप कहीं जॉब करने जा रहे हो और वहाँ पैसा ही ना मिले तो आप जॉब छोड़ दोगे। ऐसे ही अगर कोई जिम में जा रहा है और उसको रिजल्ट ना मिले तो जिम ही छोड़ देगा। बिल्कुल सही बात। कितने लोग हैं, मैंने देखता हूँ कि वो वर्कआउट करते करते उन्हें 4-5 साल हो गए, वो ये तो परेशान हो जाते हैं सोच के क्या रिजल्ट नहीं आ रहा। उसके लिए क्या शुरू करेंगे, नए नए सप्लीमेंट शुरू कर देंगे, नए नए मेडिसिन शुरू कर देंगे, और उन्हें उससे फायदा होने के लिए नुकसान ज्यादा हो जाता है। वो उसका एक मेन पॉइंट नहीं पकड़ते कि इसलिए तुम्हें फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं है, या फिर जिसके अंडर में तुम कर रहे हो तुम्हारा। और वैसे लोग फिर बॉडी बिल्डिंग को बदनाम करते हैं, नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं वो राइट व्यक्ति के पास तो गए नहीं और अपने आप सब कुछ ले लिया और फिर बदनामी पे मतलब तो यही है मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जिम खोलना है जी और आप चाहते हो उसमें बेनिफिट, तो आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1-2 गेम खेले, आपने किसी के अंडर में ट्रेनिंग कर ली, आपकी मसल थोड़ी सी बड़ी हो गई, आपने गेम के लिए आप कोच बन गए। कोच बनने के लिए आप कोच ही होने चाहिए। कोच कौन होता है? जो हर एक बॉडी पे, चाहे तो कोई पतला है, चाहे मोटा है, चाहे कैसा है, उसके जेनेटिक के हिसाब से उसको क्या चलना है, क्या वर्कआउट करना, क्या डाइट है, जिसको ये पता हो, और उन्हें उस बॉडी को चेंज कराओ, ट्रांसफॉर्मेशन कराई हो, उसका एक्सपीरियंस बोलता हो। तो आपको अगर जब इतनी नॉलेज होगी तो साफ सी बात है आपका काम आगे बढ़ेगा, लोगों को पता रहेगा कि आपके पास जाने से रिजल्ट आता है, तो वो काम बढ़ेगा। दूसरा, जो हमारे मेंबर हैं उन्हें भी उसके पास करने में बेनिफिट है जिसको ये नॉलेज है, क्योंकि वो अपना साल 2-3 साल बेकार ना करके ढंग के कोच के अंडर में करेंगे तो शायद उन्हें वो बेनिफिट जो साल भर में 2 साल में जाके भी नहीं मिलता,
2 या 3 महीने मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। राइट चॉइस होनी चाहिए आपकी, जो कोच होने चाहिए क्वालिफाइड होने चाहिए, तो रिजल्ट बिल्कुल 100% आता है। क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्कुल एक समय होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोच 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बन सकता। कोई भी जिसका जितना एक्सपीरियंस है, जिसका जैसा आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर बीटेक करते हैं, वो इंजीनियर बन जाते हैं, पर एक लोग बीटेक की पढ़ाई करा रहे हैं, इंजीनियर बनना कैसे है उस चीज के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो जो तैयारी करा रहा है वो टीचर है। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जिसने बीटेक कर लिया वो इंजीनियर बन गया, वही आपको इंजीनियरिंग करा देगा। तो कहने का मतलब है जो जिसका काम है, अगर जो कोच है, कोच वही है जो उस चीज को करा रहा है। ये नहीं कि आपकी बॉडी बन गई तो उसे सब पता होगा, क्या वो एक कोच है? बॉडी बिल्डर और कोच बॉडी बन गई, वो किसी कोच के अंडर में बना है, लेकिन कोच नहीं है। हाँ, कोच नहीं है मेरे कहने का मतलब। भैया अब थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे रिवील करना शुरू कीजिए। आपने शुरुआत किस सन में की थी एक्सरसाइज करनी? मैंने जो अपनी वर्कआउट शुरू करी थी, आज से आपका ये लगाओ 10 साल पहले की थी। 10 ईयर्स हो गए। हाँ, लगभग 2014 बोल रहे हैं। हाँ, 13-14 से स्टार्ट। हाँ, जब से शुरू किया था। और शुरू भी कैसे मैं बताऊं, जैसे हर कोई के पास वजह होता है, मेरी भी वजह थी कि मैं बहुत ही ज्यादा स्किनी था जी, बहुत पतला है ना, बिल्कुल ही पतला था। मैं अंडरवेट था, ये कहो तो कि 45 kg मेरी बॉडी का वेट था बस। तो साफ सी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चाहे स्किनी हो या फिर जो कोई मोटा हो, तो अगर उसे फिटनेस सही करने से जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने इसलिए किया। पर मेरी ये बातें इससे अलग है। मेरी जिम ज्वाइन करने की वजह अलग। मुझे जिम ज्वाइन करने की वजह ये है कि मैं शुरू से मैं कहूँ एक मध्यम परिवार, वर्गीय परिवार से हूँ, ठीक ठाक फैमिली से हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मैं अपने ताऊ जी के लड़के के साथ एक स्वीट्स की दुकान पे गया। अब क्या है, तुम देखा जब हमारी छोटी एज होती है तो हमें खेल कूद का ज्यादा शौक होता है। मुझे भी था, पतंग भी उड़ाता था, क्रिकेट भी खेलता था धूप में। तुमने देखा होगा आज के टाइम में हम जितनी अपनी केयर करते जब नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, तो शायद रंग भी डल हो जाता है, हमारे कपड़े भी ऐसे रहते हैं, शर्ट बाहर निकल रही है तो निकल रही है कुछ होने। पर लोगों का अंदर आज के टाइम में क्या है, अच्छी बात भी है, मैं सबको कहना चाहूंगा क्यों हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। लोग आज के टाइम में तुम्हारी पर्सनैलिटी से जज करते हैं, कहता ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। हाँ बिल्कुल, अपीयरेंस से ही समझते हैं कि अब तो कैसा वो देखते हैं क्या हो। मैं अपने ताऊ जी के लड़के के साथ गया तो थोड़े हेल्थी थे जी, अब मैं बहुत पतला। जब एक स्वीट्स की दुकान पे गए तो उन्होंने जो स्वीट्स ओनर है उन्होंने पूछा ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने बोला मेरे चाचा के लड़का है। कह रहे यार ये तुम्हारे खानदान से तो लग नहीं रहा। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार कोई मेरी पर्सनैलिटी से मेरा खानदान कैसे जज कर सकता है ना। तो उसने तो बोल दिया। उसका कहने का मतलब ये था कि ये कुल मिला के ठीक नहीं लगा, मैच नहीं कर रहा। तो वो बात ना मैंने दिमाग में ले ली कि यार ये गलत बोल, क्योंकि मुझे कहते ना कुछ लोग होते हैं वो जीवन में इसलिए आते हैं, वो बदलाव लाना पसंद करते। तो मुझे लगा कि यार अब तो अगर इससे होता है तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी ठीक करनी है। मैंने जिम ज्वाइन करा, मेरे घर वालों ने सपोर्ट करा। मैं बोलूं कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे मना नहीं करा। मैंने 4 महीने सुबह शाम, उस टाइम तक कोई स्टेरॉइड्स नहीं। मैं साफ बताऊं, आज मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, हर चीज यूज करता हूँ, पर उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। सप्लीमेंट से बताऊंगा सिर्फ, हाँ मैं वे प्रोटीन लेता था जी, अपना वे प्रोटीन लिया, डाइट लिया, सुबह शाम अच्छा डाइट लिया, वर्कआउट करा और खाया पिया और रेस्ट करा। तो मैंने यकीन मानो 4 महीने के अंदर, नेचुरल बता रहा हूँ, उस टाइम 45 kg से मेरा बॉडी वेट हो गया 75 kg। 4 महीने में 30 kg अप्रॉक्स। 30 kg। अब वो कैसे बढ़ा मुझे नहीं पता, मैं तो बता भी दूंगा। वो डिसिप्लिन ही है। हाँ, डिसिप्लिन था, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। उस टाइम मुझे आज भी याद है, सीरियस मास आता था, गेनर आज भी आता है। तो मैंने भाई उस टाइम तो मुझे गेनर जितना नॉलेज था उस हिसाब से मैंने मुझे बेस्ट ही है मार्केट में बोल लिया। मैं रोज जब जिम में अपने जाके वेट देखता था, रोज 500 ग्राम प्लस। तो ऐसे मेरे बॉडी में रिजल्ट आया। और बस जब मैंने जिम करा, मैंने देखा यार मेरी पर्सनैलिटी तो उस टाइम जेनेटिक भी कह सकते हैं। हाँ, ये जेनेटिक होता है। कई लोग तो 1 महीने में भी मतलब 200 ग्राम 100 ग्राम भी नहीं बढ़ा पाते, और आपका 500 ग्राम बहुत क्विकली बढ़ा। तो जेनेटिक का हो सकता है उसमें रोल, की जेनेटिक हो नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। बात करें कि मैं जिम चलाता हूँ तो मैंने यहाँ भी देखा है, मेरे स्टूडेंट भी हैं। मैं 2 स्टूडेंट को एक तरह का ही वर्कआउट करा रहा हूँ। बॉडी वेट अलग है तो उसके आपसे एक की डाइट ज्यादा है, एक की थोड़ी कम, एक ही तरह का उनको सब कुछ चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक मेरा लड़का तो बहुत ग्रोथ करता जा रहा है, बिल्कुल, और एक की ग्रोथ नहीं हो रही। जब सेम एक्सरसाइज चल रही, सेम डाइट चल रही। तो देखो, वर्कआउट, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस के लिए ये तो जरूरी है ही कि नॉलेज क्या है क्या नहीं। पर रिजल्ट परसेंट की बात करें तो हमारे पूरा का पूरा ही जेनेटिक पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। किसी को 5% रिजल्ट आ रहा है तो किसी को 100% आ रहा है।
चाहे आप एनाबॉलिक यूजर हो, जी जी, चाहे आप नेचुरल हो, बिल्कुल दोनों चीज के अंदर आपका जेनेटिक बहुत जरूरी है। करता है, बिल्कुल 100% रोल करता है। अब भैया आपने जिम किस साल में ओन किया था, क्या टोटल खर्चा आया था, और वो पैसे कैसे बने, कहाँ से अरेंज हुए, ये इसके बारे में। मैंने जो अपना जिम खोला था वो 2014 मतलब शुरुआती दौर में ही खोल लिया था। शुरुआती दौर में ही खोल लिया था। तो जब मैंने अपना जिम खोला था, बात करता हूँ मशीनों की, तो उस टाइम मेरे टोटल जिम में करीबन 10 से 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। आज से बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल 10 साल पहले की। तो उस टाइम मेरी जगह भी रेंट पे थी। जब इसका रेंट था उस टाइम 26,000 रुपए, जी, है ना, और 11 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई थी। उस टाइम मैं सही बताऊं, कुछ अपने जो पापा खर्चा देते थे उससे कुछ जोड़ा, कुछ पापा से बोला कि मुझे सपोर्ट करो, राइट, कुछ अपने दोस्तों से सपोर्ट करके मैंने कर लिया। मेरा जो जिम का सेटअप था उस टाइम, तो मुझसे डल गया गलत, मशीनें टूटने शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हल्की लाइट वेट मशीन, हाँ, टूटने शुरू हो गई, क्योंकि उस टाइम ना तो इतना नॉलेज था और ना इंपोर्टेड मशीन चलती थी। और बात करें इंडियन भी मैन्युफैक्चर इतना हाई लेवल पे नहीं था, है ना, सब जुगाड़ी बन रहे थे उस टाइम। जुगाड़ी बोलूंगा मैं आज के टाइम, क्योंकि अब तो मशीनरी आ गई, बेंडिंग, सीएनसी, नहीं अब तो बहुत आगे है, तो मशीनें टूटना शुरू हो गई। दूसरा फिर मैंने देखा जो मैंने कोच रखे हैं, कभी कोई छुट्टी कर रहा है, कभी कोई ये बोल रहा है वो कि मेरे घर पे बारिश पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ यार इसका घर 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर सूखा पड़ रहा है, वहाँ बारिश पड़ रही है, तो क्या बोलूँ उससे सीनियर। और एक कोच से कोई वर्कआउट पूछना है, वो पूछना कौन सा ये वाला कर ले, ये वाला कर ले, बैठे बैठे। तो मेरे बच्चे हो गए कम, तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ। मैं जाके बाहर जिम के बाहर जाके बैठा और मैंने सोचा यार काम कैसे चलेगा, बिल्कुल परेशान, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। और दूसरी बात, अब फ्लॉप हो गया तो पापा ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया वो टूट जाएगा और सब लोगों की कही हुई बात सच हो जाएगी। क्यों? मेरे पापा ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया, तो मैंने कहा यार ऐसे तो हार नहीं माननी। मैंने एक लड़का था, उसका नाम ओपन नहीं करूंगा, पर वो जिम में हेल्पर ही का काम करता है। आज वो इंडिया में टॉप लेवल पे कोच है, टॉप लेवल पे जिसे कहते हैं। मैंने उससे बोला कि भाई मुझे भी जिम का एक्सपीरियंस है, मसल बिल्ड करी रखी, और इतना मुझे पता ही है कि मैं थोड़ा बहुत तो करा सकता हूँ, आओ साथ में ट्रेनिंग कराएंगे। वो बोला भैया ट्रेनिंग कैसे करा लेंगे? वो मैंने यार जो हमारे कोच फिलहाल करा रहे हैं शायद इनसे तो ज्यादा ही मेहनत कर लेंगे, बस जो मैं कह रहा हूँ तू मेरे साथ जैसे मैं बोलूँ वैसे कर। तो मैंने अपने जिम पे ध्यान देना शुरू करा। तो हुआ क्या कि मेरे जिम में पहले महीने 60 बच्चे थे, फिर 40 हो गए थे, तीसरे महीने हो गए फिर 70, फिर बढ़ते बढ़ते 70 से 100, 100 से 150। यकीन मानो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैंने सोचा था कि मुझे खर्चा निकल जाए, बस इतना काम हो जाए। पर हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद रहा, ये तो कह सकते हो कि मेरे अंदर गट्स इतने अच्छे से ट्रेनिंग कराना, उतना ही बोलना जितना पता है। ये नहीं कि मैंने YouTube पे देखा और ये देखा कुछ ही बोल दिया, है ना। तो सब लोगों को पता है कि जेन्युइन बात कर रहा है, कोच भी रखे पर तरीके से कि सबको कराना है। तो मेरा जिम उस टाइम ग्रो करने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने मशीनें चेंज कर दी सारी। जब मुझे पता लगा मशीनों की नॉलेज, सब अच्छी मशीनें डाली। तो आप ये देखो कि करते 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 बच्चे 200 प्लस हो गए। मेरी जगह रेंट पे थी, मैंने उसी जिम से अपने जिम के अंदर, तो आज के टाइम की बात करूं तो शायद 1 करोड़ से ऊपर की मशीन लगा रखी है मैंने 100%। करते करते तो ये तो होगी आज अब तक। दूसरा, इस जगह को भी मैंने 3 साल बाद खरीद लिया। देखो उसी जिम से, उसी की अर्निंग से मेहनत करके, जबकि बीच में दिक्कतें भी आई, शुरू में दिक्कतें भी आई, फिर उसको मैनेजमेंट कैसे ठीक करना उसका, और उसके बाद मेंबर्स कैसे बढ़ाने हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए जिम ओनर्स हमें देख रहे हैं, तो उनको हार नहीं माननी चाहिए। अब तो ये फ्लॉप हो गया या दुनिया ये बोल रही है तुम तो फ्लॉप होने वाले थे, हार नहीं माननी है। आपके सामने जर्नी मौजूद है, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। 3 साल के अंदर एक जिम से उसी जगह को, स्पेस को खरीद लिया, और ये जगह ऐसी वैसी नहीं है, ये प्रॉपर मेन सिटी में एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जगह है। अब कॉस्ट लगभग उस वक्त कितनी आई होगी जब मैंने ये जगह ली थी? जब इसकी कीमत थी 35 लाख उस वक्त, 35 लाख। अब तो खैर 1 करोड़ से ऊपर की होगी। खाली जगह ही नहीं मैं बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ कि भाई जिम में कुछ नहीं। देखो जिम में जब कुछ बेनिफिट नहीं है, जब आप सिर्फ एक जिम ओनर हो, बट अगर आप कोच हो, आप लोगों को आपसे बेनिफिट मिल रहा है, आपकी ट्रेनिंग से बेनिफिट मिल रहा है, तो इसके अंदर बहुत स्कोप है। मैंने खाली जगह ही नहीं, मैं बोलूँ कि आज मम्मी पापा के साथ ही हूँ, पर मैं इतना काबिल भी हो गया कि मैंने अपना एक मकान अलग भी बनाया, मकान भी है, उससे अलग भी कुछ 1-2 चीज। और शायद मुझे ध्यान होगा जब मैं 18 साल का था, जब तक तो मैंने अपने मम्मी पापा से जो लिया, और उसके बाद मैंने उनकी सेवा ही की है। और हनुमान जी के आशीर्वाद से मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, और आज मेरी सोच भी काफी ऊपर तक हो गई है सिर्फ इस जिम की वजह से। लाइफ स्टाइल भी देखो, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं ऊपर वाले के से, ना किसी खाने में, ना पहनने में, ना सब कुछ अच्छा। भैया की अगर जर्नी है ना, इनकी इंस्टाग्राम आईडी है 90K प्लस, उसमें फॉलोअर हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। एक बार आप हैंडल बता भी दीजिए, जो इंस्टाग्राम हैंडल है अपना। संचित हंक नाम से है। संचित हंक नाम आप सर्च करोगे, ब्लू टिक
प्रोफाइल है, आप देखना, आप सर्च करना, आपको पूरी जर्नी दिख जाएगी बॉडी बिल्डिंग की। जो भी कंपटीशन खेलते हैं, जितने भी एथलीट आते हैं वहाँ मिलते हैं, किस लेवल पे ये गेम होता है। तो अब थोड़ा सा मुझे आप बताओ कि जिम ओनर होता है, उसका पेन, उसका दर्द, उसके प्रॉफिट के क्या क्या साधन है मेंबरशिप से, और किस किस चीज़ से कमा सकता है, और क्या रेगुलर उसको अपडेट करते रहने चाहिए जिससे उसकी अर्निंग बढ़े, फ्लॉप कभी ना हो, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है। जिम में अगर आप चाहते हो आपकी ग्रोथ हो जी, तो सबसे पहले तो आपको ये भूल जाना है कि मैंने जिम करा है कि बस मैं अब यहाँ से लूँ और अपने घर जोड़ना शुरू करूँ। मेरे कहने का मतलब है जिम जो हमने पहले खोला उसको तुम बेसिक ही समझो, चाहे तो आपने उसके अंदर 10 लाख लगाए चाहे 1 करोड़ लगाए, बट अभी आपको उसको ग्रोथ करना है। तो सबसे पहला काम तो आप जो भी वहां से अर्न करो अपने ऊपर और अपने जिम के ऊपर लगाओ। हाँ, पहले इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट है ना। जो अपनी जिम की कमी आए, वहां के क्लाइंट आए, जो बोले उसको हाथों हाथ दूर करो। अगर किसी ने कहा ना ये मशीन खराब है, तो देखो खराब है तो उसको हटाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके जिम में ला रहा है। अगर आपके जिम में 20 मशीन है, 20 में से एक भी खराब नहीं चलनी चाहिए, और जो है खराब उसे हटाओ। दूसरा, हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे जिम का काम हो चाहे कोई भी काम। बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे आता है। ये नहीं कि आज आपके 200 प्लस मेंबर हैं तो आज को आपको ये लग रहा है कि क्या दिक्कत है, सब कर लेंगे, ये भी देख लेंगे वो भी, और कभी आपके 100 हो गए तो आप सोचो कि यार ये काम है। कहने का मतलब अपने काम को लगन से करो, करते रहो, ग्रोथ है इसके अंदर। और अब बात आती है रेगुलर ग्रोथ कैसे हो। रेगुलर ग्रोथ करने के लिए अपनी नॉलेज ग्रोथ करनी पड़ेगी। आपको जिम ओनर से एक कोच बनना पड़ेगा, और आप कोच के साथ साथ अगर इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग प्रेप भी करा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग प्रेप ऐसे नहीं कि कोई भी कोच आए बॉडी बिल्डिंग प्रेप कराए, वो पहले खुद भी होना चाहिए, उसे खुद बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, खुद गेम्स शो गेम खेले हो, नॉलेज अच्छे कोचों के अंडर में करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, किस चीज से क्या है फायदा है क्या नुकसान है, फिर अपना को प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी अर्न शुरू होती है जब उसमें वो 7-8 साल दे देता है, जब वो एक जिम ओनर से कोच बन जाता है, कोच से एक बॉडी बिल्डर बन जाता है, तो जाके खाली उसकी जिम से कमाई नहीं रहती। फिर उसके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, वो तैयारी कराता है, कहने जैसा टीचर होता है। राइट भाई एक टीचर है सिर्फ स्कूल में पढ़ा रहा है, और एक टीचर है उसकी जगह जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो आपको अपना तजुर्बा बढ़ाना पड़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको एक जिम में बैठे बैठे ही 10 जिम की कमाई होने लगेगी। 100, क्योंकि आप बैठे बैठे चारों तरफ होंगे। जैसे मेरे पास आज के टाइम में बांग्लादेश तक से बताऊं ऑनलाइन ट्रेनिंग है, बांग्लादेश से, एमपी से, गुजरात से, चारों तरफ, और शायद उन्हें बेनिफिट भी मिल रहे हैं। हकीकत बताऊं तो 2-2, 3-3 साल कंटिन्यू हो गए मुझसे जुड़े हुए, 3-3 साल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन रिजल्ट है, रिजल्ट मिल रहा है इसलिए जुड़े हुए हैं। 100% बात ही है। फिर देखिए सोर्सेस, जैसे कि भैया ने बताया कि जिम की फीस तो हो ही गई, उसके बाद आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो अब बॉडी बिल्डिंग इन्होंने करी है सालों से, और फिर ये अब प्रेप कराते हैं, तैयारी करवाते हैं एथलीट्स की, अलग अलग एथलीट्स की जो बॉडी शो खेलते हैं, तो उससे अर्निंग, फिर सप्लीमेंट से कुछ अर्निंग। सप्लीमेंट देखो मैं कहूँगा सप्लीमेंट अगर आपको करना भी है तो पहली बात तो आप इसके अंदर बहुत जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन का मतलब क्या है, एक असली कोच वही होता है। देखो सप्लीमेंट के बाहर स्टोर भी हैं बहुत, बट मेरा मानना ये है आप स्टोर से आके सप्लीमेंट मत लो डायरेक्ट। कहने का मतलब डायरेक्ट खुद जाके मत लो, या तो आपको कोच आपको सजेस्ट करे कि भाई वो, क्योंकि उसे नॉलेज होगी तो बताएगा आपके लिए क्या बेस्ट है। दूसरा, मार्केट में बहुत डुप्लीकेसी से अलग भी बात करें तो इतने गलत सप्लीमेंट हैं कि मैंने सही बता रहा हूँ, आज के नए बिगिनरों को पता भी नहीं है कि उनकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है। दिखा रहे हैं कि 25 ग्राम प्रोटीन है और निकल रहा 10 ग्राम है ना। तो अगर आपको सप्लीमेंट भी सेल करना कर सकते हो, पर सबसे पहले जेन्युइन है ना। अगर जेन्युइन नहीं रहोगे ये लंबा नहीं टिकने वाला बिजनेस, ये तो आज नहीं तो कल पता लग जाएगा, और फिर कोई एक बार तुमने किसी के साथ गलत करा तो वो आपकी रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा, फिर आगे तक नहीं। मुझे आज भी पता है कि मेरे पास जो बंदा 6 साल पहले अगर मुझसे कुछ लेता था, मेरा सप्लीमेंट का स्टोर भी है, इससे ही करा मैंने, वो भी इसका ही पार्ट है। मैं ये नहीं कि वो इसमें से ही निकला, इसका ही पार्ट है। लाइसेंस ले रखा है मैंने उसका, तरीके से सारी जेन्युइन सप्लीमेंट रखता हूँ। जेन्युइन के साथ वो रखता हूँ जिनके रिजल्ट होते हैं, है ना। अगर 10 कंपनी मार्केट में 10 के 10 के रिजल्ट नहीं है, उनमें से 8 फ्रॉड कर रही है। ये तभी हुआ ना जब आपने अप्लाई किया है, आपने पहले टेस्ट किया, देखा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं यूज नहीं करता, बस आप बताऊंगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को आपको इनहेंस भी करना पड़ता है। अब बात कर रहे हैं खाली इनहेंस से नहीं, नेचुरल की बात करें तो सप्लीमेंट भी मैंने जब तक बॉडी बिल्डिंग नहीं करी थी सब अच्छे यूज करे, सप्लीमेंटों का सब पता है, खुद भी खाए हैं, अपने स्टूडेंट को भी दिया है। तो रिजल्ट के रिव्यू से और चीजों से पता लगता है कैसी चीजें है ना। और आज की बात करें तो आज मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, सब डॉक्टरों के अंडर गाइडेंस में करता हूँ जी। तो उससे क्या होता है, मुझे अपनी बॉडी का भी पता लगता है और दूसरे का भी पता लगता है। अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हर समय मैं डॉक्टरों के
टच में रहता हूँ। प्लस मैंने बॉडी बिल्डिंग जब से भी करी है, मुझे कितनी भी नॉलेज हो गई, पर मैंने अपने आप को परम ज्ञानी नहीं माना। ये तो ज्ञान का समंदर है, इसमें तो सीखते सीखते ही खत्म हो जाना है। जितनी आप सीख सकते हो सीखना चाहिए। अच्छा, एक मार्केट में बहुत ही गलत परसेप्शन चल रही है एनाबॉलिक को लेके, स्टेरॉइड को लेके, किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कोई भी ले रहा है। मैं देख रहा हूँ जिमों में, आप किसी भी जिम में जाओ, निडल्स फेंके हुए हैं और 20 साल का लड़का ले रहा है, 30, जिसको तैयारी नहीं भी करनी वो भी ले रहा है, जो जिसका लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है, ऑफिस गोइंग हो, वो भी ले रहा है। तो इसके मिथ को कैसे भ्रष्ट करें, ये लोगों को आप इसके बारे में क्या बताना चाहो, क्या संदेश देना? देखो, जो स्टेरॉइड्स बने हैं जी, वो इसलिए बने हैं, पहले ये जो होता था मेडिकल लाइन में होते थे बस, कि किसी को कोई बीमारी है, हाँ, तो उसके लिए। बट बॉडी बिल्डिंग जब से आई, तो बॉडी बिल्डिंग किन का काम है? जो स्टेज पे आके कॉम्पीट करते हैं, वहां पर ऐसे ऐसे लड़के होते हैं तैयारी करे हुए, जिनका जेनेटिक तो स्ट्रॉन्ग है ही, जो इनहेंस भी है, हाँ, तो आपको उनसे फाइट करनी है। फाइट मतलब स्टेज पे कॉम्पीट करना। तो साथ से भाई जीतना है तो आपको उनसे बेस्ट होना पड़ेगा, उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे ज्यादा डिसिप्लिन करना पड़ेगा, और साथ में अगर वो जो सामान चला रहे हैं तो वो आपको भी चलाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आता ना कि बॉडी बिल्डिंग का एक पार्ट है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग का, अगर आप स्टेज शो करते हो, इस कम्युनिटी में हो, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में, तो ये तो एक पार्ट है। पर अब क्या हो गया है कि बहुत से लड़के, मैं बताऊं, जो इसमें सक्सेस भी नहीं हो पाते, और प्लस उसको गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। कि एक जगह तो वो संडे को उनका क्या होता है कि पूरे हफ्ते तो वो करेंगे वर्कआउट, कहते हैं यार संडे को तो हम पार्टी करेंगे, अल्कोहल पियेंगे, और वर्कआउट भी बताओ किस लिए कर रहे हैं? ना उनका फिट होना मोटिव है, ना उन्हें गेम खेलना, उन्हें सिर्फ एप्स निकालने हैं, और बाद में लड़के इंप्रेस करना, है ना। तो वहां पर जाके ये स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट आते हैं। उसके बाद जाके इनके बारे में गलत गलत बोला जाता है। वो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, मैं एक बार बताऊंगा, वही सबसे ज्यादा बोलते हैं कि जो इसमें कामयाब नहीं हो पाते, गलत तरीके से साइड इफेक्ट। क्योंकि वजह क्या है? देखो, मैंने कई बार देखा मेरे पे नेगेटिव कमेंट आते हैं, अरे यार तूने तो स्टेरॉइड ले रखा है, अबे इंजेक्शन, मतलब कुछ भी मैंने नॉलेज की बात बताई, वो ये नहीं देख रहे कि मैं उसमें क्या बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया, मैं ये बता रहा हूँ कि इस चीज को यूज करोगे तो आपको ये फायदा ये नुकसान। तो कई लड़के मेरी बॉडी को देख के किलस के लिखते हैं, इंजेक्शन सीरीज का बना देंगे, ये ले रखा है। तो मैं ये बता रहा था कि स्टेरॉइड्स के बारे में जो गलत बताया जाता है वो उन लोगों की वजह से बताया जाता है जो इसको गेम कॉम्पीट करना इसलिए नहीं ले रहे, सिर्फ उनको थोड़ा सा अपना मसल बड़ी करनी है और उनको लड़के इंप्रेस करनी है। ना वो किसी कोच के अंडर में चलते, ना उन्हें पता कि सही क्या गलत क्या है, तो उन्हें फायदे के नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो गलत लोगों को गाइड करते हैं। उनकी थोड़ी सी मसल बढ़ गई, उन्हें कुछ नहीं पता आगे पीछे, उन्हें ये भी नहीं पता कि यार ना कोई कॉम्पीट करना है ना कुछ करना है, स्टेरॉइड ले लिया, इसका आगे क्या है। हम लोग तो अपनी लाइफ को जो सही बताएं बॉडी बिल्डर ऐसे लेके चलते हैं, हमें तो पता है कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो जब साइड इफेक्ट आएंगे, पहली बात तो हम उसके भी प्रिकॉशन चलाते हैं बहुत सारे, पर 1% अगर आएंगे भी हम उसको देखेंगे। क्यों? बॉडी बिल्डर रेडी रहता है। हाँ। अच्छा, डॉक्टर की सलाह कितनी जरूरी है? तो डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप, और मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, ये चीजें तो मैं अपना हर महीने ब्लड टेस्ट कराता हूँ, लीवर, किडनी, अपनी बॉडी के बाबर, हर चीज को मैं देखता हूँ कि वो रेंज में है नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं स्टेरॉइड यूज करता हूँ तो उससे 10 गुने ज्यादा उसके प्रिकॉशन चलाता हूँ, है ना। और अब बात करें कि स्टेरॉइड्स के बारे में, जैसे बहुत से लोग बॉडी बिल्डरों को बोलते हैं, देखो भाई बॉडी बिल्डर बनना, मैं कहता हूं कि स्टेरॉइड्स को अगर अलग करें, एक उससे पर बॉडी बिल्डरों के साथ जोड़ के बात करें, अगर कोई स्टेरॉइड ले भी रहा है बॉडी बिल्डर, तो आप स्टेरॉइड लेके बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। इसकी वजह क्या है? बॉडी बिल्डर का मतलब है जो डिसिप्लिन में रहता है। बॉडी बिल्डर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन से वर्कआउट करना पड़ेगा। आप चाहे स्टेरॉइड ले रहे हो, उसके बाद और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस एक बॉडी बिल्डर वो बनता है जो पहले कुछ अर्न कर रहा होता है, जो कुछ कमा रहा होता है। क्योंकि बॉडी बिल्डर या बॉडी बिल्डिंग करना कोई ऐसा नहीं है कोई भी सिर्फ मेहनत से कर लेगा, उसमें लाखों लाखों रुपए महीने, ये एक्सपेंसिव गेम है, बहुत खर्चे का गेम, लाखों लाख रुपए महीने खर्च होते हैं। आप कोच को भी दोगे, आप डॉक्टरों को भी दोगे, आप प्रिकॉशन भी लोगे, आप एनाबॉलिक भी लोगे, आप डाइट भी लोगे, इतने खर्चे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है एक असली बॉडी बिल्डर वो होता है जो बहुत डिसिप्लिन से, जब ही वो 1000 में अलग दिखता है और उसका एक मकसद होता है, वो मेडल ला रहा है, अपना जगह का, अपनी स्टेट का, अपने इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। बिल्कुल, तो बहुत वजह है। एक प्रॉपर एक गेम है जहाँ पे इंडिया को लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंडिया में गेम हो रहा है तो अपने सिटी को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत गर्व फील करते हैं। लेकिन जो आम लोग देखते हैं ना कि मैं ऐसा बन जाऊंगा और बगैर नॉलेज लिए बन जाऊंगा, या कुछ ऐसे कोचेज के पास चले गए कि उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने एनाबॉलिक दे दी, कोई प्रिकॉशंस नहीं, और फिर जो ये मीडिया में चाहता है कि लोग मर रहे हैं और हार्ट अटैक आ रहा है और भाई ड्रग्स अब्यूज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे गेम गड़बड़ होती है। लोग शक की दृष्टि से देखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बेकार है, ये है वो है। लोग ये नहीं समझ पाते बॉडी बिल्डर कौन होता है।
जी। बॉडी बिल्डर एक आम आदमी होता है जो बॉडी बिल्डिंग जिसने करना शुरू करा जी, जिसने एनाबॉलिक लेना शुरू करा जी, जिसने डाइट लेनी शुरू करी। पर क्या आम आदमी को हार्ट अटैक नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, मतलब 99% तो है ना, वही लोग हैं। पर दिक्कत क्या है कि अगर वही बंदा बॉडी बिल्डर बन गया, उसको हार्ट अटैक पड़ गया, तो लोग बोलेंगे इसने स्टेरॉइड ले रखा। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो इस लेवल तक अपनी चीज को आने ही नहीं देता। और देखो मैं कहूँ कि गाड़ी चलाते हैं जो जिनके एक्सीडेंट होते हैं, क्या वो वही लोग होते हैं जिनकी गाड़ी चलानी नहीं आती? वैसे भी एक्सीडेंट हुआ था ना। कहने का मतलब देखो 1% रिस्क तो हो ही सकता है, पर इसकी वजह क्या है लोगों को ये नहीं पता कि जब स्टेरॉइड हम बॉडी में डाल रहे हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड ऐसे हैं जिसके बाद हमारा ब्लड के अंदर रेड सेल्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा इसके बाद हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब उन्हें एनाबॉलिक का तो पता है, तो प्रिकॉशन नहीं पता, नहीं पीछे ही कहानी पता है ना। ना वो फिश ऑयल चला रहे हैं, है ना, ना वो हार्ट के लिए कोई टैबलेट चला रहे हैं। तो क्या होगा जब आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक ही तो आएगा। तो कहने का मतलब है पूरी नॉलेज के बिना किसी भी चीज को करोगे तो दिक्कत आनी है। अभी ऑफ द कैमरा एक कॉल आया भैया को, मैं ध्यान से सुन रहा था। कोई फॉलोअर है इनका, उसने सलाह लेने के लिए कॉल किया कि मेरा वो भी बॉडी बिल्डिंग प्रेप करते हैं, तो मेरा गायनो बढ़ रहा है, मेरा गायनो की शिकायत आ रही है। तो वो हुआ कि आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हम बॉडी के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है तो जब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो हम उसको बाहर से लेना शुरू करते हैं। क्या होता है, क्योंकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इस लेवल पे इतना हाई नहीं होता कि हम एक स्टेज बॉडी बिल्डिंग अगर हमें करनी है, इतना मसल मास हमें चाहिए तो इतना बॉडी प्रोड्यूस कर पाए, इसलिए हम उसके अंदर सिंथेटिक बाहर से डालना शुरू करते हैं। पर हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन है, हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है, इसको जहां से जो चीज ज्यादा मिल रही होती है ना तो उसको वहां से लेना शुरू कर देता है। तो जब बॉडी के अंदर हम बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन डालते हैं हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स सबको ज्यादातर पता ही है वो मेल हार्मोन्स होता है, जिसका बॉडी बिल्डिंग भी करें नॉर्मल लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है, मसल बिल्ड करने में, सेक्सुअली भी वैसे। तो जब हम उसको बाहर से डालते हैं तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है एक तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरा दिक्कत क्या होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पे जाता है कई बार वो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। अब जब वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। आपने गाइनो हो गया, साथ में बहुत सारी दिक्कत क्या है, सेक्सुअली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए साथ में प्रिकॉशन जरूर चलाना चाहिए 100%। जैसे अगर आप टेस्टोस्टेरोन साइकिल, अगर साइकिल पे हो, आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो या फिर आप गेनिंग की साइकिल पे, किसी भी साइकिल पे, तो उसके साथ आपको टेमोक्सिफेन टैबलेट आती है 20 mg जरूर चलानी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन नहीं बढ़ता। और एक आता है एससीजी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन रुका रहता है, हमें सेक्सुअली प्रॉब्लम ही नहीं आती है और हम ओके रहते हैं। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये जो अभी भैया ने बताया, तो ऐसा नहीं कि आप जाके बिल्कुल मेडिकल से उठा लो, ये नॉलेज पर्पज से बताया गया आपको। और आप जहाँ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वालिफाइड कोच से संपर्क में और डॉक्टर की सलाह से ये सब चीजें लेनी चाहिए। अब बात आती है कि जब जिम हो गया, अब ब्रांचेज होते हैं और बिजनेसेस लोग ऐड करते हैं, जैसे आपने कहा मैंने और बिजनेस ऐड ऑन किया है। एक जिम ओनर का लाइफ, एक एथलीट की लाइफ, वो कहाँ तक है, उसके अर्निंग के सोर्स कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, ये भी एक बिजनेस ही है भैया, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस या उसी बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेता है। तो जो भी हमें देख रहे हैं वो ज्यादातर जिम ओनर है या जिम इंस्पायर्ड है कि मुझे जिम 1-2 सालों में ओपन करना है या तैयारी करनी है, एथलीट लेवल के लोग हैं। तो उनको क्या सलाह दोगे आप कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस इनहांस कर सकते हो, बढ़ाकर? देखो, इसमें बात करें कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, 2 तरीके हैं बढ़ाने के। एक तो अगर आपका जिम अच्छा चल रहा है जी, ठीक है, आपका वहां पर आप जिम संभाल रहे हो, तो आप कहीं और ब्रांच भी खोलो जी। पर क्या गारंटी है कि दूसरी ब्रांच पे कोई और अच्छे से उसे देखेगा? हाँ, उसे अच्छे से, यहाँ तो आप देख रहे हो तो वो ग्रोथ करेगी। तो उससे सही तरीका मैं बताता हूँ कि आप खुद की ग्रोथ करो। हाँ, अपना आपकी जब नॉलेज बढ़ेगी, आप इस लाइन के अंदर एक्टिव होगे, जब आपकी कोचिंग की नॉलेज बढ़ेगी। देखो, जो आपको नॉलेज नहीं है, आप किसी अच्छे कोच के अंडर में जाओ, लो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज कर लो, है ना। कहने का मतलब कैसे भी अपनी नॉलेज बढ़ाओ। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके ट्रेनिंग रिजल्ट ज्यादा आएंगे। जैसे किसी स्कूल से आपने देखा होगा कि वहां से 90% रिजल्ट आता है, 90%, तो सब अपने बच्चों को वहीं एडमिशन दिलाते हैं। तो ऐसे ही जब आपका रिजल्ट परसेंट ज्यादा होगा तो आपको जिम ही नहीं, जिम से बाहर भी देखो फेम कैसे मिलता है। फेम बनने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो पहले अपने आप को साबित करो, जब आपको फेम मिलेगा, आप चारों तरफ बाहर जाओगे, लोगों को पता लगेगा कि ऐसा रियल, तो आपके पास यहाँ बैठे बैठे, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, दूसरे कोने से आपके पास क्लाइंट आएंगे रिजल्ट के लिए। आपकी नॉलेज चारों तरफ फैलेगी तो आपका काम बढ़ेगा और आप बैठे बैठे एक जिम से ही 10 जिम जैसी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद की नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, खुद के एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे प्रोफेशनल तरीके से करेंगे इस तरीके से, तो 100% आपको जिम का पूरा बेनिफिट मिलेगा।
पर्सनल ब्रांडिंग करनी है अपनी और नॉलेज के साथ करनी नॉलेज के साथ। अच्छा, अब तो ऑनलाइन के जमाने में ऐसा है कि स्केल बहुत इजी हो गया है। आप फिजिकली एक स्पेस में, छोटे स्पेस में 10 लोगों को कोचिंग दे सकते हो। ऑनलाइन तो आप 1000 को दे दो। हाँ, रिकॉर्डेड कोर्सेज बन सकते हैं, ऑनलाइन बन सकते हैं, जूम मीटिंग हो सकती है, गूगल मीट हो सकता है। पर तो ऑनलाइन के लिए सच में ही सच्ची नॉलेज चाहिए। हाँ। सच्ची नॉलेज का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन आपके पास स्टूडेंट कब आएंगे? जब वो देखेंगे आपको जी, आपके रिजल्ट्स को देखेंगे, आपके स्टूडेंट्स को देखेंगे, तो आपके पास ऑनलाइन तभी आएंगे। ये नहीं कि आपने बस बॉडी बना ली। आपकी कई आज के टाइम में हो क्या रहा है, लोग समझते नहीं है जेनेटिक होना, बॉडी बिल्डर होना और कोच में बहुत फर्क है। बहुत है ना। कोच वो है जो खुद तो अगर बॉडी बिल्डर है ही, उसने आपको तो खुद को तो करा ही है, पर उसने अपने साथ 10 लड़कों को भी तैयार किया है। हाँ। जो मोटे लोग हैं उन्हें भी पतला किया है, फिट किया है, मतलब है ना। तो वो कोच है। कहने का आपको रियल कोच बनना पड़ेगा, तो आपको जाके इसका पूरा फायदा होना शुरू। और इसमें टाइम लगता है, वक्त देना पड़ता है, रातों रात कुछ नहीं। मैं बात करूं तो शायद 10 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, और अब 2-3 साल से जाके मैं इसका, अभी भी मैं कहूंगा असली नहीं, पर अब जाके मुझे इसको एंजॉय में करने लगा, है ना। और आगे भी मैं अभी कोशिश करूंगा जितनी अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कर सकूं, नॉलेज बढ़ा सकूं, और जितने अपने काम में इन्वेस्ट कर सकूं करूं, क्योंकि यहीं से सब कुछ आना है। अभी हमारी बात हो रही थी कि एक से एक कोच है। एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। आपने बात करी थी बीच में, ऑफ द कैमरा बात करी थी, एक से एक एथलीट है, बिल्कुल हाई क्वालिटी डेफिनेशन वाली बॉडी भी है, पर उनके फॉलोअर कम है। और तो वो कैसे मतलब अपने आप को पर्सनल ब्रांड कैसे प्रोस्पेक्ट करे पब्लिक की, ताकि आपकी रीच बढ़े, आपको लोग जाने, फिर देखें, फिर जुड़े आप। देखो 2 तरीके हैं जी फेमस होने के जी। या तो आप नाचना शुरू कर दो, राइट, है ना, क्रिंज कंटेंट जो हो रहा है, जिसे कहते हैं कि शायद वही लोग करते हैं। हाँ। जिनकी कहते हैं ना मार्केट वही नहीं होता कि बाहर जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनकी रियल लाइफ में कोई इमेज नहीं होती, वो ये काम कर सकता है। या फिर करेक्ट नॉलेज मार्केट में बांटना शुरू कर दो। 100%। अगर आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करोगे, आपको कितना पता है वो नहीं बताओगे यार, अपना जो है जो पता है उससे बाहर वालों को फायदा नहीं दोगे, हाँ, तो क्यों आपको लोग फॉलो करेंगे? हाँ, क्यों करेंगे? बॉडी तो हर कोई बनाए फिर रहा है। बिल्कुल सही बात। बट आप कोच हो ये कैसे पता लगेगा? हाँ, ये तो आपको बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा कैमरे के सामने। कैमरे से अलग हट के बात भी करें तो जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं, मैंने इंडिया में देखा है कि शायद उस लेवल पे हैं कि इंडिया में उनसे ऊपर किसी ने अभी तक विनिंग नहीं करी। हाँ। पर उन्हें कोई जानता भी नहीं है। रीजन क्या है? एक तो वो जेन्युइन है, हाँ। दूसरा उनको थोड़ा सा वो अपने आप को तैयारी में इतने बिजी रहे कि वो अपने आप को इंस्टाग्राम पे एक्सपोज नहीं कर पाए, ऑनलाइन नहीं पाए। तो अगर आज के टाइम में आपको अपना काम बढ़ाना है, नाम बढ़ाना है, तो आपको सामने तो आना पड़ेगा। और आओगे तो उससे आपको ही फायदा है, आपको रियल नॉलेज है तो लोगों को भी तो उससे उन्हें भी फायदा मिलेगा ना। और जो ये फेक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने किसी के अंडर में थोड़ी सी बॉडी बनाई और यूट्यूब पे देखते बोल दिया, मैं देखता हूँ ना भाई इस वर्कआउट के कोरे से आपका बाइसेप्स इतना गिर हो जाएगा। मैं उन्हें देखता हूँ कि यार इसका बाइसेप्स खुद मुझे इतना लग रहा है कि जितना इतना है ना, इतना बड़ा है, और ये नॉलेज बांट रहा है। ये नॉलेज तो मैं सोचता हूँ कि इसकी नॉलेज इस पे क्यों काम नहीं करी। बिल्कुल, कोच तो वही है ना, जो हर तरह की बॉडी में चेंज ला दे। चलो ठीक है, जेनेटिक भी है, पर थोड़ा तो सही हो। खुद की टी शर्ट लटक रही है इसलिए ढीली टी शर्ट पहन ले क्योंकि उसको पता है कि बॉडी है ही नहीं। और भाई वो बता रहा है इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग हैं, मिलियन में फॉलोअर हो गए भाई साहब जी, सिर्फ उन्हें कुछ नहीं करना है। तुम एक कोच हो, आस्था रखना चाहिए धर्म में, भगवान को मानना चाहिए। कोच होके एक दिखा रहा है कि वो भगवान को दिखा के हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो फेमस हो रहा है। एक भाई साहब जी जिम के अंदर सिर्फ रहने की तमीज सिखा रहा है, पर जिम किस लिए करना चाहिए वो नहीं बता रहा। नहीं। बस कुल मिला के वो संस्कार दिखा रहा है, बस भले वो रियल लाइफ में ना कर रहा हो तो वो हो रहा है। और कितने अच्छे कोच ऐसे हैं जो कम बोलते हैं पर जेन्युइन ही है। लोग उनको पसंद नहीं कर रहे क्योंकि वो कम बोल रहे हैं, वो मसाला नहीं लगा रहे। पर याद रखना, जो ज्यादा मसाला लगा रहा है, जो ज्यादा अपने आप को बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे कमाना चाह रहा है ना। जो जेन्युइन होगा वो उतनी ही बात करेगा जितनी सही है, जरूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे ना लोग पकड़ लेते हैं। देखो अब कई स्टार्स बीच बीच में आते रहते हैं और गायब हो जाते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं। अब वो उनका जो था वो उन्होंने नाच गाना करके और वो खत्म हो गया। अब तो सस्टेन तो वही करेगा ना जो अपने आप पे भी नॉलेज ले रहा है डे बाई डे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आगे अगर उनके कमेंट पे 10 लोग गाली भी दे रहे हैं ना, कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं वो फेमस तो हो गए, अगर उनका कमेंट बॉक्स देखोगे ना गालियां 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 गालियां, और इसलिए फेमस हो रहे हैं। तो भाई ऐसी बात क्यों बोल रहे हो जो तुम्हें लोग रोस्ट करें। हम बात कर रहे थे कमेंट्स में जो लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं वो क्या शो करते हैं, वो है कौन से लोग, और उनके बारे में थोड़ा रिवील करो आप, क्योंकि आप इतने लंबे समय से कर रहे हो आप सोशल मीडिया। देखो मैं बताऊं
ज्यादातर तो मैं नेगेटिव कमेंट इग्नोर करता हूँ, पर जब कभी मैंने देखा वो बॉडी को लेके चलो बोल रहे हैं ठीक है, पर उस पे बिना बात की गाली पा जाते हैं। बिल्कुल, देखो मेरठ वाले हैं, सबसे बड़ी बात है कोई भी सहन कर सकता होगा, हमारे बस की सहन नहीं है, मेरठ तो वहां जाके तो मैं जवाब देता हूँ। दूसरा, जब मैं उनकी प्रोफाइल खोल के देखता हूँ, उन्हें से बोलने से मतलब है, उन्हें ये नहीं पता कि यार ये बंदा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करता है। अगर तू स्टेरॉइड को लेकर किस चीज को बोल रहा है तो पहले जानना इसके बारे में कि बॉडी बिल्डिंग विदाउट एनाबॉलिक होती ही नहीं है, तो बात ही खत्म। दूसरा, तुझे किसी ने कहा नहीं, तू मेरी प्रोफाइल पे देख या कुछ सीख। और कभी मैं बताऊं तो मैं उनको देखता हूं खोल के, तो पता कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी स्टेरॉइड्स लिए, पता है नहीं लेने का तरीका, साइड इफेक्ट हो गया तो। दूसरा, वो कभी अपनी फिटनेस को इंप्रूव नहीं कर पाया। अगर उनकी प्रोफाइल देखोगे ना तो भाई साहब जी वो 55-60 किलो के होते हैं, बस 55-60 किलो के, कुछ पता नहीं है, वो आके ज्ञान फैलते हैं। बिल्कुल, कुल मिला के देखो जी उनका दुख है, और उनका ही दुख सबसे बड़ा दुख है। कहते कहते ना कि उनका दुख है सबसे बड़ा दुख, क्योंकि ना तो उनके आगे कुछ ना पीछे कुछ, तो यही वजह है। यही वजह है क्या, वो आके बोलते हैं जलन की मारे, जलन की वजह से, और वो तुमको उस चीज में, उस कंडीशन में देख नहीं पाते, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मैं क्यों नहीं हूँ, यही क्यों। हाँ बिल्कुल, तो जबकि उनको एडमायर करना चाहिए। एक मेरे गुरु हैं, बिजनेस गुरु बोलिए, वो कहते हैं जो चीज आपको पसंद आ रही है ना वो किसी दूसरे के पास है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो भाई साहब, जैसे कार ही आपको कोई ड्रीम कार लेनी है और कोई वो कार चला रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, भाई साहब बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी, एक दिन मैं भी लूंगा। जब आप किसी चीज़ की प्रशंसा करते हो, अप्रिशिएट करो, तो वो चीज़ अट्रैक्ट करती है आपको, मतलब वो आपके पास आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और जिस चीज़ को जलन में आप दुत्कार रहे हो ना कि नहीं अरे ये तो ऐसे इलीगल तरीके से ले लिया होगा, ये तो फेक मनी है, ये तो नाजायज तरीके से कमाता होगा, वो चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, लाइफ में आपके पास नहीं आ सकती। तो वही चीज है 90% जलन में, 10% बेचारे ज्ञान की बहुत कमी है, वो अपनी भड़ास निकालते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं। क्या बोलते हैं, ज्ञान की कमी ही है। क्योंकि कभी भी किसी बॉडी बिल्डर को तुम बोल रहे हो, पहली बात तो भाई सोच के थोड़ा बोलो, बिल्कुल, वो भी तुम्हारे तरह आदमी है और रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, उसने अगर बॉडी बना रखी है तुमसे प्लस ही है, बिल्कुल, अगर उसे गुस्सा हो तो तुम्हें वो नुकसानदायक है, बिना बात की किसी को छोड़ोगे उस लेवल पे भी आप टिक नहीं सकते। और दूसरी बात रही उसकी ज्ञान की, एक बॉडी बिल्डर को सब नॉलेज होती है, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड से हट के, स्टेरॉइड तो इसका छोटा सा पार्ट, छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट क्या है, पूरी मेहनत, पूरी डिसिप्लिन से डाइट और पूरा डिसिप्लिन से रेस्ट और हर कुछ पता होना कि क्या प्रिकॉशन क्या, तो जब जाके एक बॉडी बिल्डर तैयार होता है। तो कहने का मतलब है फिटनेस एक उसके लिए छोटी चीज है, किसी को फिट होना है ना तो वो नॉलेज तो वो 1 सेकंड में दे ही देगा, पर जब बात आ रही है उससे अप लेवल पे बॉडी बिल्डिंग तो उसको उसकी भी नॉलेज है, तो वो कहीं ना कहीं तुमसे नॉलेज में भी ज्यादा है और हर चीज में तो ज्यादा है ही। हाँ, तो रिस्पेक्ट तो हर एक बॉडी बिल्डर डिजर्व करता है, और ज्यादातर तो इग्नोर मारना चाहिए, और अगर जवाब देने लगा तो ढंग से जवाब भी देना चाहिए। और ऐसा है कि एक अभी ऑफ द कैमरा भैया से बात हो रही थी, वो कहते हैं जब प्रेप शुरू होता है, जैसे 9 महीने का टाइम है किसी कंपटीशन में जाने के लिए, पूरे 9 महीने हर एक रोज एक ही डाइट एक ही समय पे एक बॉडी बिल्डर ले सकता है, चाहे उसको वो पसंद हो ना हो। उसके बारे में थोड़ा शेयर करो, जो आप बता रहे थे कि मैं जो डाइट है और पसंद डाइट का ये बताऊं कि अगर खुद की मैंने कोई डाइट प्लान अपना ही, मुझे पता है कोई मेरा टारगेट है जी, मुझे अपना बॉडी वेट 90 है और मुझे फिलहाल ऑफ सीजन में 100 करना है, तो उसके लिए मैंने सुबह 7 बजे अगर इतने ग्राम ओट्स लिखे हैं ना तो इतने ग्राम खाऊंगा। मैंने अगर 12 बजे इतना चिकन लिखा है ना तो मैं इतना चिकन खाऊंगा। मैंने इतना 2 बजे इतनी फिश लिखी है ना तो मैं इतना खाऊंगा। अगर मैंने शाम के टाइम इतना पनीर या इतना क्या बोलते हैं तुम्हारा राइस लिखा तो वो मैं खाऊंगा, भले ही मेरी कैपेसिटी हो या ना खाओ। एक तो सबसे बड़ा टफ तो यहाँ होता है। दूसरा, फिर जब वो कट पे आता है कि मुझे ये नहीं खाना तो ये नहीं खाना, मुझे अगर ये चीज नहीं करनी। लोग तो आज के टाइम में तुमने देखा और जो गेम में होते हैं वो पार्टियों में भी चले जाते हैं, वो करते हैं, पर एक बॉडी बिल्डर जो एक प्रो बॉडी बिल्डर है वो आपको किसी पार्टी में नहीं दिखाई देगा, वो आपको कहीं सड़क पे फालतू घूमते नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका पूरा टाइम ही, पूरा साल ही अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपने रूटीन में निकलना। 1 मिनट इधर उधर नहीं हो सकता, पार्टी फंक्शन ये सब भूल जाना। बॉडी बिल्डर के लिए एक दिन तो बड़ी बात होती है, 1-1 घंटा मायने रखता है, 1-1 घंटे में गेम चेंज हो जाता है। बिल्कुल, तो बॉडी बिल्डर के लिए 1 दिन 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है, वो अपने 1 घंटा भी फालतू खर्च नहीं कर सकता। अब नया साल आने वाला है, हम नवंबर के अंदर बैठे हैं, लगभग मिड नवंबर आ चुका है, न्यू ईयर आने वाला है 2025। एक नए लड़के जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं, एक जिम ओनर जो जिम खोलना चाह रहा है और एक जिम ओनर जो 2-3 साल से जिम चला रहा है,
इन तीनों के लिए आपकी सलाह की आपको अब आगे क्या सोच के जो जैसे टाइम चेंज हो रहा है क्या रखना चाहिए ध्यान में, ये आप थोड़ा सा शेयर करें। एक तो मैंने वही बताया था, जैसे पहले बताया था कि बात करें मेंबरों की जी, तो उनको जिम में जाने से पहले जैसे हमें भाई से मान लो आज के टाइम में कोई अनफिट है तो उसे बीमारी मानो, उसे फिट होना है तो उसको कहने का मतलब उसे हेल्थी होना है। तो जैसे हम पहले हॉस्पिटल देखते हैं ना कि उसके अंदर कितनी फैसिलिटी है नहीं है, ऐसे अपने जिम में देखें क्या सब इक्विपमेंट है नहीं है या नहीं है। दूसरा हम देखते हैं ना कैसे वहाँ डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर है नहीं है, तो ऐसे देखें कि वहाँ अच्छे कोच है या नहीं है। अगर आपके जिम में अच्छे कोच हैं, अच्छी मशीन है और अच्छे वहाँ का डिसिप्लिन से सब कुछ है तो आपको में रिजल्ट आएगा ही। अब बात कर रहे हैं नए बंदों की, जिनको भी अगर नया जिम खोलना है तो सबसे पहली बात तो वो अपना या तो कहीं से किसी के अंडर में ट्रेनिंग करे, क्योंकि जिम ओनर और जिम कोच में बहुत फर्क है। जब तक आप एक कोच नहीं बनोगे तो आप जिम से अर्न कर नहीं सकते, धंधा समझ नहीं आएगा ना। तो कुल मिला के पहले कोच बनो, नए बंदों के लिए बात करूंगा मैं, कोच बनो, इस चीज को जानो अंदर से। और दूसरी बात, जिम को खोलने से पहले सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखें कि लोगों की डिमांड क्या है। राइट। और आज के टाइम में लोगों की डिमांड है अच्छी फैसिलिटी, अच्छी मशीन और अच्छी नॉलेज। बिल्कुल। अब बात करते हैं तीसरे लोगों की, जिन लोगों का जिम चल रहा है वो उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया था कि जिम के अंदर सबसे पहले ये देखें कि क्या चीज नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कौन सी मशीन ऐसी है जो बंदों को नुकसान देती है, खराब है, तो उसे हटाएं। दूसरा सबसे मेन जो जरूरी है जिम में वो है साफ सफाई। बिल्कुल, उसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से रखें। और तीसरा, अगर आप खुद कोच हो तो इससे बड़े तो कोई बात ही नहीं, तो एक अच्छा कोच रखें जिससे आपके जिम के मेंबरों को ही फायदा और आपके जिम के मेंबरों को फायदा होगा तो आपकी और ग्रोथ होगी और आपका जिम भी ग्रोथ करेगा। बिल्कुल। अब इस वक्त जहां हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो भैया का जिम है, ये मेरठ के बागपत रोड, मेन बागपत रोड पे स्थित है और फिटनेस प्लेनेट नाम से है। और आपको प्रिपरेशन करना हो, आपको अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, आप आके यहाँ चीज़ें आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब पूरी अपनी जो भी मोटो है आपका, जो भी एम है वो डिस्कस करके और आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं बस यही आपको गेस्ट के माध्यम से बताना चाहता था कि या तो जिम ओनर की एक जर्नी, एक जिम गोअर की जर्नी और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, जैसे कि भैया ने सब कुछ ही अपना शेयर किया। अर्निंग के हिसाब से कितना अर्न कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में भैया को इंस्टाग्राम हैंडल भैया का मैं डाल दूंगा, वहाँ जाके फॉलो जरूर करना, बहुत ही नॉलेज मिलेगी आपको, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, क्या क्या माइंड में रखनी चाहिए आपको प्रिपरेशन करते वक्त। अगर आप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो, आप जिम ओनर हो, तो किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, सारी नॉलेज मिलेगी आपको। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इनसाइट्स दी हैं आपने लोगों को। इन तीनों कैटेगरी को कैटर किया आपने, एथलीट हो कोई या कोई नया जिम गोअर हो या एक बिजनेस रन करना हो जिम का, तो बहुत ही अच्छा लगा और आपने इतना वेलकम किया और अपनी नॉलेज शेयर की। थैंक यू सो मच।